हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हमने कल टीजीटी हिंदी हरियाणा स्क्रीनिंग ROH 29/4/2000 को जो शाम की शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी एक ही पेपर था हरियाणा स्क्रीनिंग और ROH का। तो ये आप कन्फ्यूजन आए हो सकता है, ये बाद में कोई देखे तो ये कि शाम को अलग था, सुबह को अलग। एक ही पेपर था शाम को भी, और शाम यानी सुबह का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, और हरियाणा स्क्रीनिंग ROH का एक ही पेपर था। तो वो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया था। लेकिन होता है ना कि कुछ प्रश्न बड़े गहराई वाले होते हैं। पेपर मैं ये कहूँगी आसानी लगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं बच्चों वाले प्रश्न थे, लेकिन 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते ही करते हैं। और हमने जो तैयारी की थी जो है, हमने साहित्य की भी और मैंने जो तैयारी की व्याकरण की, दोनों की थी। लेकिन ज़्यादातर हमने प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दिया था। लेकिन जिस बच्चे को अगर नहीं भी, अगर जो उनके बेस था, यानी जो नॉलेज का बेस था, तो वो भी अच्छे खासे नंबर ला सकता है इसमें। तो ये प्रश्न था डाउट, इक्सिट वाला प्रश्न डाउट में था कि इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो मैंने क्या किया था, तो उन बच्चों के इसमें डाउट ये करके आए थे ज़्यादातर बच्चे। तो ये बच्चों पहले ये बता देती हूँ कि प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन क्या है कि एक के नाम, एक के कई नाम होते हैं। जैसे आपके घर का नाम होता है, मान लीजिए किसी का, आप ये तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आपका घर में प्यार से कुछ बुलाते हैं, आपके दोस्त कुछ बुलाते हैं, या फिर आपका जो वास्तविक नाम होता है वो अलग होता है। तो वही इसमें कन्फ्यूज वाली बात थी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम है ना, तो ये अर्धविराम तो ये होता है, ये वाला चिन्ह आप देख रहे हैं। फिर बच्चों उपविराम के 3 नाम, एक तो विसर्ग है, एक अर्धविराम है। तो अर्धविराम, विराम, विसर्ग, ये इसके 3 नाम है। इस वाले चिन्ह की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तो वैसे दिया है, ये वाला, इस पर आप ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों एक है अल्पविराम। तो अल्पविराम ये यहाँ होता है, यहाँ बिल्कुल क्या थोड़ा रुकना होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होता है। और जब हम कोई बात समाप्त करते हैं तो नोटिस को पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये पूर्ण हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में ये पूर्ण विराम वाला प्रश्न आ जाए। तो विराम से जितने प्रश्न बनते हैं, तो ये अर्धविराम है, ये बच्चों ये वाला चिन्ह 2 विसर्ग वाला, ये क्या है, उपविराम है, ये अल्पविराम है, और ये पूर्ण विराम है या विराम है। पूर्ण विराम भी आ सकता है, विराम भी, इसके भी 2 नाम हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों मुझे जहाँ तक लग रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने इस प्रश्न को पिन भी कर दिया, अगर वो वीडियो जाकर आप देखो तो मैंने इसको पिन भी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस पे भी जो भाषा के मुख्यतः रूप प्रचलित है, तो भाई कोई तो 3 लगाकर खुश हो गया होगा, कोई 2 लगाकर खुश हो गया होगा कि मेरा आकर, फिर नंबर भी जोड़ लिया होगा, मैं ठीक। और बिल्कुल ही वैसे कहा जाए तो बिल्कुल ही छोटा प्रश्न है, लेकिन यहाँ भी हम गलती कर सकते हैं। तो मेरा मत है, मैं अपने मत के अनुसार बता रही हूँ, बाकी आप फाइनल आंसर की आएगी तो उसी पर आप देख लेना। तो मैंने अपना अध्ययन करके बताया बच्चों। देखो यहाँ डी में था कोई नहीं, तो कहीं सोचो आप मैडम ने डी क्यों नहीं दिया हमें, तो कोई नहीं है उनमें से कोई। ये अगर एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कोई नहीं या नहीं है, ऐसा कोई होगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो अगर देखा जाए बच्चों, भाषा की क्या है, वैसे तो 3 रूप हैं। 3 रूप हैं, सभी जानते हैं आप। 4 का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं। तो जैसे मौखिक है, जो हम बोल रहे हैं, अपने मन के भाव विचारों को मुख के द्वारा प्रकट करते हैं, ये आप जानते हैं। और लिखित, जो हम स्थायी रूप, जो भाषा का स्थायी रूप आ जाए तो लिखित रूप होगा, जो हम लिखित रूप में। और सांकेतिक, जैसे मान लीजिए आप रोड सेफ्टी के आपके प्रश्न आए थे, तो ये वाला चिन्ह क्या होता है, प्लस वाला, जैसे वो होता है ना, जैसे प्लस लगा होता है, जैसे डॉक्टर जहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये वाला आपको प्लस वाला चिन्ह दिखाई देगा। तो ये समझ लें डॉक्टर की, जैसे एम्बुलेंस वगैरह में आपने देखा होगा, ये होगा। और फिर ट्रैफिक में जैसे जो रेड बत्ती होती है, फिर आपकी क्या होती है, ग्रीन बत्ती होती है, तो वो भी एक जो चिन्ह होते हैं कि रेड पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा होती है। फिर आप कहीं रोड पर जाते हो तो एक इस तरह डायरेक्शन मिलता है, कहीं इस तरह मिलता है, कहीं ऊपर की ओर होता है। तो ऊपर जैसे आप समझते हो ऊपर सीधा चलना है, ये इधर चलना है, इधर लेफ्ट राइट, वो तो वो होती है।
लेकिन मुझे मैं अपने अनुसार बच्चों बता रही हूँ कि मुख्य तो पूछा गया तो मुख्य तो 2 ही आएगा। मुख्य तो मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक जो है अन्य में आ सकता है। लेकिन भाई अब वो जाने कि एग्जामिनर इसको 3 माने या 2 माने, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाषा के मुख्य तो 2 रूप हैं और अन्य में सांकेतिक, लेकिन ये भी बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये तो वही मान बताएंगे, वो 2 मानते हैं या 3 मानते। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, मुख्य तो 2 ही है, मौखिक और लिखित, लेकिन सांकेतिक उसके 3 भाग है। अगर 3 भाग टोटल पूछा जाए, कुल पूछा जाए तो 3 भाग है, लेकिन मुख्य इसके 2 भाग है, मौखिक और लिखित। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो देखो बच्चों, ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये तो आपको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों 9 है। आप ध्यान रखें, 49 है ये, कहीं आप देखो 48 था, 50 था, 51 था और 49 था। तो मैं इस पर जो है आपको डिस्कस करना चाहूँगी। जो मूल वर्ण होते हैं या साधारण वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल वर्ण या साधारण, 44 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, अगर कुल वर्ण पूछा जाए तो 52 होते हैं, लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण पूछा जाए तो 56 होते हैं। मानक वर्ण कितने? 56 होते हैं। और कुल वर्ण होते हैं 52 होते हैं, और साधारण वर्ण होते हैं वो कहते हैं मूल वर्ण से 44 होते हैं। लेकिन आपके इस ऑप्शन में कहीं कुछ ये तीनों में से कोई भी नहीं दिया है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको निशान लगाना चाहिए, तो क्या ये आप सी लगाना चाहिए था, क्योंकि यही इसके आसपास लग रहा है जिस बच्चे ने। और डी अगर लगाया जाए तो फिर मूल या साधारण वर्ण से, लेकिन उन्होंने हिंदी वर्णमाला में पूछा है वर्ण, तो कुछ बच्चे इसको 44 भी लगा के आएंगे, क्योंकि मूल और साधारण वर्ण 44 होते हैं। मूल या साधारण वर्ण 44 होते हैं, और उसमें कुल वर्ण कितने होते हैं बच्चों? 52 होते हैं, और मानक वर्ण 56 होते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पर्सन को आपका नंबर मिलना चाहिए, और अगर आपको नंबर नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने हक के लिए नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये आप प्रूफ जो मैंने दिखाया है इस प्रकार के आप कोई जो है एनसीईआरटी की बुक है या कोई प्रूफ वाली बुक है उसे दिखा करके आप अपना नंबर ले सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट क्लियर करने की मैंने जो है कोशिश की। अब बच्चों यहाँ डाउट था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण ये क्या आते हैं? विकारी के अंतर्गत आते हैं, विकारी के। तो बच्चों बाकी के जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण ये क्या है? अविकारी के अंतर्गत आते हैं। और विशेषण क्या है? विकारी के। यानी विकारी का मतलब होता है जो हम जिसमें विकार हो, जिसमें परिवर्तन हो। अविकारी का मतलब होता है जिसमें अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, जो खर्च ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। तो देखे बच्चों, ये आपके प्रश्न थे, और मैंने जो करवाए थे आपके इन प्रश्नों की तकरीबन वो आपने मतलब जो मैंने 0 से लेकर 100 तक जो व्याकरण करवाई थी, बच्चे बाद में जुड़े थे उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी। मैं बार बार बोल रही थी, कई बच्चे बोल भी रहे थे कि मैडम आप तो है ना बीच बीच में बातें करने लगती हो। भाई बीच बीच में मैंने ये कहा था कि आप ये वीडियो देखें, वो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना सकती है, आपकी छोटी छोटी गलती ना करे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन कई बच्चों को भाई हो जाता है, बोर हो जाते हैं। लेकिन बच्चों मैं एक एक शब्द बोलती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपके काम की ही बात होती है, आप गलती ना करें। तो मैंने वैसे सारे टॉपिक करवा दिए थे, और मैंने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करवाए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ आप। एग्जाम का जो है 1 महीना बचा था, और हमने साहित्य के भी काफ़ी प्रश्न करवाए थे। लेकिन भाई अब वो लग रहा था कि क्योंकि 6ठी से 8वीं तक आपको पढ़ाना है तो उसमें साहित्य नहीं पूछा जाएगा, इसलिए HSC ने सोच समझ कर ही पेपर बनाया था कि इसमें साहित्य नहीं पूछा जाता, व्याकरण ही पूछी जाती है। तो उन्होंने व्याकरण के ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न दिए थे, वो साहित्य का नहीं देखने को मिला। फिर भी पेपर में यही कहूँगी, अगर साधारण से साधारण बच्चा 45 प्लस लाने चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन हाँ मैं ही कहूँगी 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज वाले प्रश्न थे। जैसे एक तो वो प्रश्न था, आपने देखा होगा कि कुल वर्ण वाला, लेकिन वो सबको नंबर मिलेगा, उसको आप चिंता ना करना। लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपके कितने नंबर बन रहे। आप बच्चे बोल रहे कि मैम कितने पर लिस्ट जाएगी, आप बताओ कि कितने पर लिस्ट। तो बच्चों आप बताओगे तो उसी के अनुसार मैं आपकी लिस्ट बताऊंगी।
कि आपकी लिस्ट कितने पर जा सकती है, लेकिन ईमानदारी दिखानी है। अपने अपने नंबर ईमानदारी से कि मैम मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, अपने पर नंबर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर हम चर्चा करेंगे इतने पर लिस्ट जाएगी। अभी ये जो है ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपका डाउट क्लियर करने में सफल रही हूँ। लेकिन फिर भी कोई डाउट है किसी भी पर्सन में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।